1815 और 1861 के बीच अमेरिका के उत्तरी राज्यों की अर्थव्यवस्था तेजी से आधुनिकीकरण और विविधतापूर्ण हो रही थी। हालांकि कृषि ज्यादातर छोटे खेत जो मुफ्त श्रम पर निर्भर थे उत्तर में प्रमुख क्षेत्र बने रहे। औद्योगिकरण ने वहां जड़ें जमा ली थीं। इसके अलावा उत्तरी लोगों ने एक विस्तृत और विविध परिवहन प्रणाली में भारी निवेश किया था जिसमें नहरें, सड़कें, स्टीम बोट और रेलमार्ग शामिल थे। बैंकिंग और बीमा जैसे वित्तीय उद्योगों में और एक बड़े संचार नेटवर्क में, जिसमें टेलीग्राफ के साथ साथ सस्ते, व्यापक रूप से उपलब्ध समाचार पत्र, पत्रिकाएं और किताबें शामिल थीं। इसके विपरीत दक्षिणी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से बड़े खेतों पर आधारित थी जो कपास जैसी वाणिज्यिक फसलें पैदा करते थे और जो मुख्य श्रम शक्ति के रूप में दासों पर निर्भर थे। उत्तरी लोगों की तरह कारखानों या रेलमार्गों में निवेश करने के बजाय दक्षिणी लोगों ने अपना पैसा दासों में भूमि से भी अधिक निवेश किया। 1860 तक विनिर्माण में निवेश की गई पूंजी का 84% मुक्त राज्यों में निवेश किया गया था। फिर भी दक्षिणी लोगों के लिए 1860 तक यह एक अच्छा व्यावसायिक निर्णय प्रतीत होता था। कपास की कीमत, दक्षिण की परिभाषित फसल, 1850 के दशक में आसमान छू गई थी और दासों का मूल्य, जो आखिरकार संपत्ति थे, आनुपातिक रूप से बढ़ गए। 1860 तक दक्षिणी गोरों की प्रति व्यक्ति संपत्ति उत्तरी लोगों की तुलना में दोगुनी थी और देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से 60% हिस्सा दक्षिणी लोगों का था। नए क्षेत्रों और राज्यों में गुलामी का विस्तार 1784 के उत्तर पश्चिमी अध्यादेश के समय से ही एक मुद्दा रहा है। जब मिसौरी के गुलाम क्षेत्र ने 1818 में राज्य का दर्जा मांगा, तो कांग्रेस ने 1820 के मिसौरी समझौते पर पहुंचने से पहले 2 साल तक बहस की। ये था राजनीतिक सौदों की श्रृंखला में पहला, जो पश्चिम में अनोखी संस्था के विस्तार पर गुलामी समर्थक और गुलामी विरोधी ताकतों के बीच बहस के परिणामस्वरूप हुआ। 1848 में मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की समाप्ति और इसके परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका को प्राप्त लगभग 5 लाख वर्ग मील नए क्षेत्र ने विवाद में तात्कालिकता की एक नई भावना जोड़ दी। 1850 के दशक में नैतिकता की भावना या मुक्त श्रम की रक्षा में रुचि से प्रेरित होकर अधिक से अधिक नॉर्थईस्टरों का मानना था कि बंधन को खत्म करने की जरूरत है। श्वेत दक्षिणी लोगों को डर था कि गुलामी के विस्तार को सीमित करने से संस्था की निश्चित मृत्यु हो जाएगी। दशक के दौरान दोनों पक्षों में तेजी से ध्रुवीकरण हो गया और राजनेता समझौते के माध्यम से विवाद को नियंत्रित करने में कम सक्षम हो गए। कब स्पष्ट रूप से गुलामी विरोधी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन ने 1860 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की, 7 दक्षिणी राज्यों दक्षिण कैरोलिना, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइजियाना और टेक्सास ने अपनी धमकी को अंजाम दिया और अलग हो गए। 12 अप्रैल 1861 की सुबह विद्रोहियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, फोर्ट सुमेर दक्षिण कैरोलिना के चार्ल्सटन बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में सबसे खूनी युद्ध की इस पहली मुठभेड़ में कोई हताहत नहीं हुआ। 34 घंटे की बमबारी के बाद मेजर रॉबर्ट एंडरसन ने लगभग 85 सैनिकों की अपनी कमान लगभग 5500 संघीय सैनिकों को सौंप दी। पीजीटी ब्यूगार्ड कुछ ही हफ्तों में 4 और दक्षिणी राज्य वर्जीनिया, अरकानसास, टेनेसी और उत्तरी कैरोलिना संघ में शामिल होने के लिए संघ छोड़ गए। भूमि पर युद्ध के साथ राष्ट्रपति लिंकन ने 3 महीने तक सेवा करने के लिए 75,000 सैनिकों को बुलाया। उन्होंने संघीय राज्यों की नौसैनिक नाकाबंदी की घोषणा की, हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि वे कानूनी रूप से एक संप्रभु देश का गठन नहीं करते हैं, बल्कि विद्रोह में राज्य है। उन्होंने राजकोष के सचिव को सैनिकों को बढ़ाने में सहायता के लिए $2 मिलियन अग्रिम देने का भी निर्देश दिया और उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट को पहले पूर्वी तट पर और अंततः पूरे देश में निलंबित कर दिया। कॉन्फेडरेट सरकार ने पहले कम से कम 6 महीने की सेवा के लिए 1 लाख सैनिकों को बुलाने की अनुमति दी थी और यह आंकड़ा जल्द ही 4 लाख तक बढ़ा दिया गया था। बैकग्राउंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 1865। अमेरिकी गृहयुद्ध गुलामी के समर्थकों और विरोधियों के बीच चरमोत्कर्ष संघर्ष था। संघर्ष उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच था जो दासता की वकालत करते थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका ने औद्योगिकरण शुरू किया। ये औद्योगिकरण अमेरिका के उत्तरी राज्यों में केंद्रित था। हालांकि दक्षिणी राज्य औद्योगिकरण के लाभों से वंचित थे। एक ओर जहां उत्तर का औद्योगिकरण हुआ, वहीं दक्षिण एक कृषि क्षेत्र था जो अफ्रीकी देशों के श्रम पर निर्भर था। 1830 के दशक तक उत्तरी राज्यों में गुलामी के खिलाफ भावनाओं ने जोर पकड़ लिया। इसे दक्षिणी राज्यों की जीवन पद्धति के लिए खतरनाक माना जाता था। 1860 में राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन के चुनाव ने स्थिति को बढ़ा दिया,
इस प्रकार एक गृहयुद्ध की शुरुआत हुई। अमेरिकी गृहयुद्ध के बारे में कुछ भ्रांतियां। लिंकन की नीति को उत्तरी राज्यों में व्यापक समर्थन मिला। देश न केवल उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजित था बल्कि संघ के भीतर ही दरारें थीं। रॉबर्ट ली और जेफरसन डेविस को कट्टर अलगाववादी माना जाता था। मुक्ति की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता के उन्मूलन का नेतृत्व किया। अमेरिकी गृहयुद्ध केवल पुरुषों द्वारा लड़ा गया था। हालांकि महिलाओं को सेना में सेवा करने की कानूनी अनुमति नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं लगभग 400 से 750 महिलाओं ने देश के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए। युद्ध पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में लड़ा गया था। अमेरिकन सिविल वॉर 1861 to 1865 टाइमलाइन। 6 नवंबर 1860, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। वो एक दक्षिणी वोट के बिना भी राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं। 20 दिसंबर 1860, दक्षिण कैरोलिना देश के सबसे अमीर राज्यों में से एक है, जो लिंकन के चुनाव के तुरंत बाद अलग होने वाला पहला राज्य है। दक्षिण कैरोलिना के अलगाव ने उत्तरी राज्यों की दास्ता के प्रति शत्रुता को चिन्हित किया। जनवरी, फरवरी 1861, मिसिसिपी, फ्लोरिडा, अल्बामा, जॉर्जिया, लुइजियाना और टेक्सास सभी ने 1861 में अलगाव के लिए प्रतिबद्ध किया। इन राज्यों ने संघीय राज्यों का गठन किया और जेफरसन डेविस को अपने राष्ट्रपति के रूप में चुना और एक संविधान का मसौदा तैयार किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नकल करता था। हालांकि उन्होंने गुलामी के उन्मूलन के लिए प्रदान नहीं किया। 4 मार्च 1861, लिंकन ने गलती करने वाले अलग अलग राज्यों के साथ शांति का आह्वान किया, जिसमें कहा गया है कि हालांकि जुनून तनावपूर्ण हो सकता है, उत्तर और दक्षिण दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त होने चाहिए। 12 अप्रैल 1861, गृहयुद्ध में आग का पहला आदान प्रदान दक्षिण कैरोलिना के तट पर फोर्ट सुमेर में होता है, एक गैरिसन जिस पर केंटुकियन संघवादियों का कब्जा था। लिंकन ने जनता के दबाव में अलगाववादियों को अपने इरादों के बारे में सूचित किया। जेफरसन डेविस ने तब निहत्थे नाव पर आग लगाने का फैसला किया। 15 अप्रैल 1861, लिंकन ने उत्तरी राज्यों से एक 75,000 मजबूत मिलिशिया की आपूर्ति करने का आह्वान किया जो संघ को बहाल करने के लिए 3 महीने पर्याप्त समय के लिए काम करेगा। लिंकन ने अपने बल प्रयोग को ये कहकर उचित ठहराया कि यह मुद्दा इतना शक्तिशाली हो गया था कि न्यायिक कार्यवाही के सामान्य पाठ्यक्रम से दबाया नहीं जा सकता था। 17 अप्रैल से 21 मई 1861, फोर्ट सुमेर में शत्रुता ने वर्जीनिया, अरकानसास, टेनेसी और उत्तरी कैरोलिना को संघ के साथ जाने के लिए मजबूर किया। संघ के विस्तार के साथ जेफरसन डेविस ने सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए संघर्ष किया। इसके सदस्य अपने व्यक्तिगत अधिकारों का दावा करने के लिए अलग हो गए। 21 जुलाई 1861, गृह युद्ध की पहली बड़ी लड़ाई तब हुई जब सार्वजनिक और राजनीतिक मांगों ने एक अप्रस्तुत संघ सेना को वर्जीनिया में युद्ध में धकेल दिया। संघीय सैनिकों के आगमन से संघीय सेना की जीत हुई और वाशिंगटन डीसी में संघ सेना की तेजी से वापसी हुई। 8 नवंबर 1861, गृहयुद्ध को लेकर ब्रिटिश जनता की राय विभाजित है, लेकिन चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ आर्थिक संबंध मजबूत थे और ब्रिटिश नई दुनिया में प्रभाव हासिल करने के इच्छुक थे, 2 संघीय आयुक्त दक्षिणी कारणों का समर्थन करने के लिए अंग्रेजों को मनाने के रास्ते में एक केंद्रीय नौसैनिक कमांडर द्वारा रोक दिया गया था। ब्रिटेन ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, एक ऐसे युद्ध की धमकी दी जो ब्रिटेन या संघ को नहीं चाहिए था। 17 जुलाई 1862, 37वीं कांग्रेस ने अपने निपटान में सभी भौतिक बल का उपयोग करने की मजबूरी से केंद्रीय सेना में अश्वेत सैनिकों के नामांकन को मंजूरी दी। यह उन काले सैनिकों को दूर करने की नीति से एक उल्लेखनीय प्रस्थान था जो संघ की सेना में भर्ती होने के इच्छुक थे। 17 सितंबर 1862, गृहयुद्ध का सबसे खूनी दिन सैन्य रूप से अनिर्णायक है, लेकिन संघ के लिए महत्वपूर्ण है। कॉन्फेडरेट स्वतंत्रता के आधार पर शांति की मध्यस्थता करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की पेशकश को हटा दिया गया था। लिंकन, जो ऐसे शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जो संघ के लाभ के लिए होता, ने 22 सितंबर को एक प्रारंभिक मुक्ति उद्घोषणा जारी की। उन्होंने संघ को चेतावनी दी कि वो गुलामी के उन्मूलन का आदेश देंगे जब तक कि विद्रोही संघ राज्य नए साल तक संघ में वापस नहीं आ जाते। 1 जनवरी 1863, लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी करते हुए कहा कि विद्रोही संघ राज्यों के अंदर दास तब से आगे और हमेशा के लिए स्वतंत्र थे। संघर्ष के समय पूरे अमेरिका में लगभग 4 मिलियन दासों में से 3 मिलियन से अधिक पर लागू होते थे। मुक्ति उद्घोषणा केवल संघ राज्यों पर लागू होती है, न कि दास राज्यों के लिए जो अभी भी संघ में थे या उन क्षेत्रों में जो संघ सेना के अधिकार के अधीन थे। कॉजेज ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। नंबर 1, गुलामी। उत्तरी राज्यों का औद्योगिकरण किया गया।
हालांकि दक्षिणी राज्य कृषि गतिविधियों के लिए श्रम पर निर्भर थे। ये मजदूर अफ्रीकी बाजार से लाए गए थे। एक संस्था के रूप में दास्ता को उत्तरी राज्यों द्वारा 1804 में समाप्त कर दिया गया था, जबकि दक्षिणी राज्यों की अर्थव्यवस्था दास्ता पर निर्भर थी। अब्राहम लिंकन के चुनाव के साथ गुलामी की संस्था के खिलाफ मजबूत आंदोलन संस्थागत हो गया। नंबर 2, दास्ता विरोधी। 1830 से 1840 के दशक के दौरान उन्मूलनवादी आंदोलन ने गति पकड़ी। उन्होंने औद्योगिकरण की मांगों के अनुकूल श्रमिकों की मदद करके श्रमिकों के काम करने के अधिकारों को बदलने का प्रयास किया। देश में धार्मिक जागृति ने व्यक्तियों के सुधार का आह्वान किया। इस प्रकार उन्मूलनवादियों के अनुयायियों ने दास्ता के तत्काल उन्मूलन की मांग की। नंबर 3, प्रादेशिक संकट। बातचीत, खरीद और विजय के तरीकों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र का विस्तार। इस विस्तार को दक्षिणी राज्यों द्वारा दास्ता की संस्था के विस्तार के प्रयास के रूप में माना गया था। हालांकि उत्तरी राज्यों द्वारा किसी और विस्तार को कम करने की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप उत्तरी राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच संघर्ष हुआ। नंबर 4, राइट्स ऑफ द स्टेट्स। राज्य के अधिकारों के मुद्दे को इस भावना से चिन्हित किया गया था कि संघीय सरकार को अलग अलग राज्यों के अधिकार से हटा दिया गया था। यह उस भूमिका का उल्लंघन था जो संघीय सरकार के लिए अभिप्रेत थी। इसे इस जागरूकता से बल मिला कि उत्तरी राज्यों की जनसंख्या दक्षिणी राज्यों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जनसंख्या में वृद्धि का मतलब ये होगा कि उत्तर समर्थक राष्ट्रपतियों का चुनाव और इससे मुक्त मिट्टी के राज्य जुड़ जाएंगे। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच समानता समाप्त हो जाएगी। 1860 के चुनाव तक दक्षिणी राज्य लोकतांत्रिक पार्टी में रुचि रखते थे। हालांकि जेफरसन डेविस और स्टीफन डगलस के बीच बहस के कारण पार्टी उत्तरी और दक्षिणी गुटों में विभाजित हो गई। जेफरसन डेविस इस विचार के खिलाफ थे कि सभी पुरुषों को समान बनाया जाता है। दक्षिणी राज्यों ने ये भी महसूस किया कि संविधान की सख्त व्याख्या राज्यों पर संघीय शक्ति को सीमित कर देगी और इसके परिणामस्वरूप राज्यों को संघ से अलग कर दिया जाएगा। नंबर 5, सेक्शनलिज्म। यह उत्तर और दक्षिण की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और राजनीतिक मूल्यों का परिणाम था। 1812 के युद्ध जैसे विभिन्न मुद्दों के परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार प्रतिबंध के कारण उत्तरी राज्यों का असंतोष हुआ। वादे पर 3 तथ्य और दक्षिणी राज्य के राष्ट्रपति के उत्तराधिकार के परिणामस्वरूप 2 ब्लॉकों के बीच क्षेत्रीय तनाव हुआ। 1800 के दशक के दौरान जब उत्तरी राज्यों से गुलामी को समाप्त कर दिया गया और इसे औद्योगिकरण और शहरीकरण कर दिया गया, तब वर्गवाद में वृद्धि हुई। दक्षिणी राज्यों ने तब वृक्षारोपण कृषि पर ध्यान केंद्रित किया जो दास्ता पर आधारित थी। बाद में 1840 और 1850 के दशक के दौरान गुलामी की स्वीकृति के मुद्दे के परिणामस्वरूप उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विभाजन हो गया। नंबर 6, प्रोटेक्शनिज्म। दक्षिणी राज्य बिना मशीनीकरण और मुक्त व्यापार के गुलामी की प्रथा को जारी रखने के पक्ष में थे। उत्तरी राज्यों का हित संरक्षणवाद था। दक्षिणी लोगों द्वारा नियंत्रित डेमोक्रेट्स ने 1830, 1840 और 1850 के दशक में टैरिफ कानूनों को लाया। इस प्रकार टैरिफ दरों को 1857 में सबसे कम कर दिया। रिपब्लिकन टैरिफ में वृद्धि के पक्ष में थे। 1861 के चुनाव के बाद टैरिफ में वृद्धि की गई, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिणी लोगों का इस्तीफा हो गया। यह अमेरिकी गृहयुद्ध की ओर ले जाने वाला एक प्रमुख मुद्दा था। नंबर 7, नेशनलिज्म एंड ऑनर। उत्तरी राज्य के नागरिक संघ के पक्ष में थे, हालांकि दक्षिणी राज्यों को उन लोगों के बीच विभाजित किया गया था जो संयुक्त राज्य के प्रति वफादार थे और जो शुरू में दक्षिणी क्षेत्र और बाद में संघ के प्रति वफादार थे। एक ओर जहां दक्षिणी नागरिक दक्षिणी राष्ट्रवाद की ओर बढ़े, वहीं उत्तरी राज्यों के नागरिक अधिक राष्ट्रवादी थे और संघ में किसी भी विभाजन के विचार के खिलाफ थे। नंबर 8, लिंकन्स इलेक्शन। तत्काल चिंगारी जिसके कारण अमेरिकी गृहयुद्ध का प्रकोप हुआ, वह था रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार अब्राहम लिंकन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव। आउटब्रेक ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। 9 फरवरी 1861 को 7 दक्षिणी राज्यों ने संघीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसके कारण एक दक्षिणी सरकार, अमेरिका के संघ राज्य की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष जेफरसन डेविस थे। अब्राहम लिंकन को 4 मार्च 1861 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। वो संघीय संपत्ति पर कब्जा बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। संघ की डेविस सरकार ने शांति संधि पर बातचीत करने के लिए 3 प्रतिनिधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजा। हालांकि लिंकन ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने दावा किया कि संघ एक वैध सरकार नहीं थी और इसके साथ किसी भी संधि में प्रवेश करना एक संप्रभु सरकार के रूप में इसकी मान्यता के समान होगा। अप्रैल 1861 में दक्षिण कैलिफोर्निया के चार्ल्सटन में फोर्ट सुमेर पर हमला करने वाली संघीय सेना ने अमेरिकी गृहयुद्ध के प्रकोप को चिन्हित किया।
13 अप्रैल को संघीय बलों के पतन के साथ 4 और दक्षिणी राज्य संघ में शामिल हो गए। फोर्ट सुमेर नए लिंकन प्रशासन की मुख्य चुनौतियों में से एक साबित हुआ। लिंकन का विचार था कि किले को पकड़ना ही एकमात्र व्यवहारिक विकल्प था। हालांकि वो उस किले की रक्षा नहीं कर सका जो 12 अप्रैल को संघी बलों के हाथों गिर गया था। यह इस कारण से था कि संघ के सैनिकों को संघ की सेना के तहत कम राशि के साथ लड़ने के लिए मजबूर किया गया था और दूसरी ओर कम उत्साही थे। दक्षिणी लोग अपनी परंपरा और संस्था को बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। 1861 के बुल रन की पहली लड़ाई ने संघ बलों को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे उन्हें वाशिंगटन वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जनरल विनफील्ड स्कॉट की जगह जॉर्ज बी मैक्लेलन को यूनियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर नियुक्त किया गया। 1862 में बुल रन की दूसरी लड़ाई में संघ विजयी होकर उभरा और उत्तरी राज्यों पर आक्रमण किया। हालांकि मैक्लेलन ने अपनी सेना को संगठित किया और मैरीलैंड में संघी बलों पर प्रहार किया। शाप्सबर्ग की लड़ाई अमेरिकी गृहयुद्ध की सबसे घातक लड़ाई थी। संघीय सेना को वर्जीनिया में पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए संघ सेना विजयी हुई। हाउ डिड अब्राहम लिंकन मेक ए डिफरेंस इन हिस्ट्री? अब्राहम लिंकन अमेरिकी इतिहास में बदलाव लाने में सफल रहे। अब्राहम लिंकन की उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की एकता को बहाल करने के लिए सभी राजनीतिक और व्यवहारिक साधनों के साथ दक्षिण के निर्णय और संघ के समाधान का सामना किया। उनकी विरासत उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर आधारित है। उन्होंने सफलतापूर्वक एक राजनीतिक संघर्ष और गृहयुद्ध छेड़ा जिसने संघ को संरक्षित किया, गुलामी की प्रथा को समाप्त किया और अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए नागरिक और सामाजिक स्वतंत्रता की संभावना पैदा की। उन्होंने केवल संघ को बहाल करने के लिए गृहयुद्ध लड़ा, लेकिन यह अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए देश को स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध कर दिया। उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा जारी करने के लिए शाप्सबर्ग में जीत का इस्तेमाल किया, जिसके कारण 1 जनवरी 1863 के बाद विद्रोही राज्यों में सभी दासों की स्वतंत्रता हुई। मुक्ति उद्घोषणा राष्ट्रपति की युद्ध शक्तियों पर आधारित थी और यह केवल उन क्षेत्रों में लागू होती थी जो संघियों द्वारा आयोजित की जाती थी। मुक्ति उद्घोषणा ने अफ्रीकियों और अमेरिकियों दोनों को गुलामों को मुक्त कर दिया, जो तब संघ की सेना में शामिल हो गए थे। उद्घोषणा लिबर्टी की परिभाषा में मुक्ति को जोड़ने के लिए संघ की बढ़ती प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई और इसने ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा संप्रभु के रूप में मान्यता प्राप्त होने की आशा को कम कर दिया। सिग्निफिकेंस ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर। इससे दास प्रथा का अंत हुआ। संघ से दक्षिणी राज्यों के अलगाव को रोका गया। इसने दक्षिणी राज्यों में औद्योगिकरण के चरण की शुरुआत की। व्यापक पैमाने पर मशीनों के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई है। युद्ध में आधुनिक तकनीकी हथियारों का प्रयोग किया गया। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों का विकास हुआ। इसने अन्य देशों को गुलामी की प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। एंड ऑफ द अमेरिकन सिविल वॉर एंड विक्ट्री ऑफ द यूनियन। मार्च 1864 में अब्राहम लिंकन द्वारा यूलिसिस एस ग्रांट को यूनियन आर्मी का सर्वोच्च कमांडर बनाया गया था। उन्होंने दक्षिणी राज्यों पर आक्रमण का नेतृत्व किया। उसने मुख्य रेल केंद्र को घेर लिया जो जून में पीटर्सबर्ग में था। ग्रांट के कमांडरों में से एक विलियम टेकुमसे शेरमैन ने सितंबर में अटलांटा को पछाड़ने के लिए कॉन्फेडरेट बलों को पछाड़ दिया। फरवरी 1865 के मध्य तक दक्षिण कैरोलिना शेरमैन के पास गिर गया। उन्होंने अप्रैल के मध्य तक गोल्ड्सबोरो जैसे कॉन्फेडरेट कस्बों पर कब्जा करके अपनी जीत के बराबर में पीछा किया। रॉबर्ट ली ने घोषणा पर यूनियन आयोजित फोर्ट स्टेडमैन पर हमला करके संघीय युद्ध के प्रयास को बचाने के लिए आखिरी प्रयास किया। इस जीत को केंद्रीय सेना के जवाबी हमले से रद्द कर दिया गया था। अगले सप्ताह में यूनियन आर्मी द्वारा ली के शेष संघी बलों का एपोमेटॉक्स नदी के किनारे पीछा किया गया। चूंकि कॉन्फेडरेट आर्मी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, उन्होंने अंततः 9 अप्रैल को यूनियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन लिंकन आत्मसमर्पण को देखने के लिए वहां नहीं होंगे। विल्क्स बूथ द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, जिनकी वफादारी 14 अप्रैल को संघ के साथ थी। कंक्लूजन। अमेरिकी गृहयुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ दुनिया के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके परिणामस्वरूप न केवल अमेरिका में दासता का उन्मूलन हुआ, बल्कि अन्य देशों को भी दासता समाप्त करने के लिए कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।